हेलो गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। ओके, सो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा इकोनॉमिक्स का। सो लेट्स राइट इट हियर फर्स्ट। लेक्चर लेक्चर नंबर 3। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कुछ और बेसिक टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ऑलराइट, सो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इट इज़ द मेजर ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ओके, सो मेजर ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली दैट पीरियड ऑफ टाइम इज टेकन एज 1 ईयर। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताऊं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करते हैं लेकिन साथ ही साथ लोगों के वेलबींग की भी बात करते हैं। So economic development is economic growth along with increase in the well-being of people या well-being of society। यानी कि यहाँ पर economic growth या increase in production, economic growth या increase in production तो important है, लेकिन इसके साथ साथ along with social welfare, ओके, ये भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन के साथ साथ अगर सोशल वेलफेयर हो रहा है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा वो आपको समझ में आ जाए, एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस था, यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लोगों की वेलबींग भी बढ़ रही है तो वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। लोगों की वेलबींग बढ़ने से क्या मतलब है कि लोगों को बेहतर, एग्जांपल दे देते हैं, लोगों के वेलबींग बढ़ने से मतलब है कि उनका जो हेल्थ है, ठीक है, जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर हो रहा है, उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है यानी उनकी हैप्पीनेस जो है वो बढ़ रही है। तो किसी भी इंसान की हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे बढ़ती है? अगर हम उस व्यक्ति को बेहतर एजुकेशन दें, ठीक है, यानी कि अगर बेहतर एजुकेशन दिया जाए तो लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग बढ़ती है, उनका हैप्पीनेस बढ़ता है, उनको ज़्यादा क्लैरिटी आती है, वो ज़्यादा समझदार बनते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, ठीक है, या एक ऐसी सोसाइटी जहाँ से पावर्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम पावर्टी को एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है, पावर्टी को हम एलिमिनेट कर दें, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उस इनइक्वालिटी को भी हम रिड्यूस कर दें। देखिए, इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं की जा सकती, पर अगर हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से क्या है कि लोगों की वेलबींग बढ़ जाती हैं। यानी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है, सरकारों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन समाज में अगर लोगों को, मतलब मासेस को, समाज के हर वर्ग को अगर बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी से छुटकारा, इनइक्वालिटी कम होना, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तभी वेलबींग होगा। अगर लोग एजुकेशन से डिप्राइव्ड होंगे या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा या देश में गरीबी ज़्यादा होगी या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो रिच हाउसेस कर रहे हैं लेकिन समाज का बड़ा वर्ग अनएम्प्लॉयड है, पुअर है,
तो उसकी वजह से बहुत इनइक्वालिटी होगा, और ये सारी चीज़ें लोगों के हेल्थ और साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें, लेकिन साथ ही साथ सोशल वेलबींग या सोशल वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए। तो ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। अब इनके बीच में हम कुछ पॉइंट वाइज डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ओके, ठीक है। अब हम अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें, ठीक है, तो देखिए क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। वाई क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट? बिकॉज यहाँ पर हम इंक्रीज इन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं देश के अंदर एक साल में, उनका एस्टिमेट जीडीपी कहलाता है, और पिछले साल के मुकाबले में जो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनी हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। तो इन चीज़ों को एस्टिमेट करना आसान है, इनको क्वांटिफाई करना आसान है, बिकॉज इनकी काउंटिंग, ये दिस थिंग्स आर काउंटेबल, दिस थिंग्स आर मेजरेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। जबकि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो इसमें इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाला पार्ट तो ठीक है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव, लेकिन इंक्रीज इन प्रोडक्शन शुड हैपन along विद इंक्रीज इन द वेलबींग ऑफ पीपल। तो इसकी वजह से ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट क्यों, हम इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। देखिए, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि एजुकेशन सेक्टर अगर बेहतर हो रहा है तो आप इसको कहेंगे कि वेलबींग बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर कितना भी अच्छा किया जा सकता है, यानी ढेर सारे प्राइमरी स्कूल्स, ढेर सारे सेकेंडरी, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, उनमें लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, ये सब समय के साथ कितना भी इन्हांस की जा सकती है। तो ये क्वालिटेटिव मेजर हुआ। हेल्थ सेक्टर भी इसी तरह से एक क्वालिटेटिव मेजर है। इनइक्वालिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको एक लेवल के नीचे रिड्यूस करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, तो ये भी काफ़ी क्वालिटेटिव, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। और आप इन चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बस इनको क्वालिटेटिवली फील कर सकते हैं। इनको क्वालिटेटिवली आप इनको क्वालिटेटिव बेंचमार्क दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो अब ज़्यादा बेहतर है पहले की तुलना में। कितना बेहतर है आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, पर हाँ क्वालिटेटिवली यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, यू कैन लाइक आप वहाँ पढ़कर बैठकर देख सकते हैं चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। सरकारी अस्पतालें, हॉस्पिटल्स को भी देखकर आप बोलेंगे कि पहले से चीज़ें बेहतर हैं। तो दिस आप उसको एक रिमार्क दे सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम तीसरा डिफरेंस की बात करें तो तीसरा डिफरेंस क्या है, देखिए तीसरा डिफरेंस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक मीन्स है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए मीन्स टू अचीव व्हाट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वो रास्ता है, वो तरीका है जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करते हैं। देखिए, लोगों के वेलबींग के लिए क्या चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनके नीड्स की गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। बेहतर घर, ठीक है, बेहतर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और इन सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ के ही थ्रू होता है। यानी ये सारे एट्रीब्यूट्स जो वेलबींग के हैं, इनको अगर हमें अचीव करना है तो वो इनके लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्शन से ही आएगा। तो ये मीन्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा फिर, इट इज़ ए एंड इन इट सेल्फ, ठीक है। ये एंड है, यानी कि अगर ये चीज़ें अचीव होती हैं, ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो हमें इनका आउटकम दिखेगा, यू कैन फील इट। तो ये अपने आप में एंड है, और इस एंड को पाने का इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्शन मीन्स है। अब हम चौथा डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अगर चौथा डिफरेंस की हम बात करें, ओके मैं स्लाइड को नीचे करता हूँ पहले, ओके ठीक है।
ऑल राइट, अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो देखिए ये एक यूनिडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये एक यूनिडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यूनिडाइमेंशनल क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये एक डायमेंशन में बात कर रहा है और वो डायमेंशन है प्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे डायमेंशन की बात कर रहा है। ये प्रोडक्शन के साथ साथ हेल्थ केयर की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, पॉवर्टी रिडक्शन, एलिमिनेशन की, इनक्वालिटी, ये इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का, कि जो भी रिसोर्स एक्सेस है, सैनिटेशन है, क्लीन इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ग्रीनरीज हैं, फॉरेस्ट कवर, मतलब वो सारी चीज़ें जो इंसान के खुशी को बढ़ाएं, ठीक है, वो सब सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो आप इन्हें कितना भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत ज़रूरी एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में। लेट मी चेंज द कलर चेंज करने से क्या है ना कि सब कलरफुल और अच्छा लगता है, ठीक है। पांचवा देखिए, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दिस कैन बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई देश है जो ओपीएम की प्रोडक्शन करता हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की प्रोडक्शन करता हो, और अगर वो इन्हें एक्सपोर्ट करे, ठीक है, तो उसको इनकम तो आएगी ही। तो ओपीएम का प्रोडक्शन या टोबैको या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस या वो चीज़ें जो आप ये कह लीजिए कि हाउस होल्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, लाइक आप केमिकल हीरोइंस ड्रग्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से इकोनॉमिक ग्रोथ तो रिफ्लेक्ट होगा, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसे बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि उस देश की जीडीपी ओपीएम प्रोडक्शन या आर्म्स एम्यूनिशन ड्रग्स या टोबैको इनकी वजह से उसकी जीडीपी बहुत बड़ी हो, पर वहाँ पे लाइफ लोगों की बहुत मिजरेबल हो, यानी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत पुअर हो, ठीक है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अचीव की जा सकती है। वहीं पे अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर अचीव करना है देन वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही तो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे जिनका इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कराएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। अब छठा डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ठीक है। छठा डिफरेंस की बात करते हैं। अच्छा, ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाते हैं? तो देखिए आपका जीडीपी, ठीक है, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक है, ये सब इंडिकेटर हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के, ठीक है। इवन ग्रॉस नेशनल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, जीएनपी, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसी एनएनपी या फिर नेशनल इनकम को जब आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी हो गया, ये सब क्या हैं? प्रोडक्शन के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जबकि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की बात करें तो वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसे यूएनडीपी पब्लिश करती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें कि 3 एट्रीब्यूट्स हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे हम लोगों की वेलबींग को मेजर करने का प्रयास करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ओके, एमपीआई,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर डेप्रिवेशन को मेजर करता है, यानी ये भी वेलबींग लेवल को मेजर करता है कि पॉवर्टी इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। एमपीआई पॉवर्टी को सिर्फ मनी के टर्म्स में नहीं, बहुत सारे इसेंशियल रिसोर्स डेप्रिवेशन कि अगर ये चीज़ें डिप्राइव्ड हैं तो इंसान पुअर है, तो डेप्रिवेशन के टर्म्स में यानी ज़्यादा हॉलिस्टिक मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी है। हम पढ़ेंगे एमपीआई एसडीआई ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी जेंडर रिलेटेड इंडिसेस हैं लाइक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक्सेट्रा, तो ये सारे इंडेक्स, ये सारे इंडिकेटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल को रिफ्लेक्ट करती हैं। हालांकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिन भी डायमेंशंस पे हम उन्हें निकाल रहे हैं या जिन भी पैरामीटर्स पे हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जैसे एसडीआई में 3 पैरामीटर, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एमपीआई में भी ब्रॉडली मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ओके, न्यूट्रिशन और एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन फ्यूल, सर्टेन बेसिक एमिनिटीज़ एंड हाउसिंग, समथिंग लाइक दैट, तो इन टर्म्स में मेज़र करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को भी हम सर्टेन पैरामीटर्स पे मेजर, तो हम यहाँ पे कम से कम चीज़ें ही हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, कम से कम चीज़ें ही हम रख सकते हैं, बिकॉज इंडिसेस किसी भी कोई भी इंडिकेटर हो, अगर उसमें हम ढेर सारे पैरामीटर्स रख देते हैं तो उनके लिए डेटा कलेक्शन, कैलकुलेशन और फिर एनालिसिस जो होता है वो प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो भी ज़रूरी इंडिकेटर्स होते हैं उनके आधार पे या ज़रूरी पैरामीटर्स के आधार पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल को रिफ्लेक्ट कराते हैं या हम देखते हैं किस देश में कितना है। तो ये उनके इंडिकेटर्स हो गए। अब साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। क्या हमारे पास टाइम है? क्या हम इंक्लूसिव ग्रोथ देख सकते हैं? ओके, हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ को भी देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बता दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, ठीक है, अब इंक्लूसिव ग्रोथ, अच्छा मैं इसको सिंपली देखिए यूएनडीपी इसको किस तरह से डिफाइन करता है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ। यूएनडीपी ये कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों के पार्टिसिपेशन से अचीव हो, यानी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, लोगों के पार्टिसिपेशन से प्रोडक्शन हो और उस प्रोडक्शन के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उस प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है या जो इनकम है लोगों में उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, और उस इनकम की वजह से लोगों का वेलबींग होगा। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इंक्रीज इन प्रोडक्शन की तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होना चाहिए, बट दिस प्रोडक्शन शुड हैपन विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और फिर इस प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्शन या इनकम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स या इनकम क्रिएट हो रहा है वो बेनिफिट या इनकम इन लोगों में बंटना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के या इक्विटेबली शेयर होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन के आधार पे इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और जब ये चीज़ें होंगी तो ये अपने लिए जाहिर सी बात है वो सारे चीज़ों को एक्सेस करने का प्रयास करेंगे जिससे इनका जो वेलबींग है वेलबींग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये ज़्यादा हॉलिस्टिक है। कैसे, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो ये है, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, देखिए
इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के भी अचीव की जा सकती है। और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का मतलब है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लोगों की वेल बीइंग है, ये बिना पीपल पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के की जा सकती है। कैसे? तो उसका तरीका होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स लाइक आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, कि लोगों को फूड ग्रेन्स और इम्पॉर्टेंट जो भी फूड ग्रेन्स, फ्यूल और नॉन अदर इसेंशियल आइटम्स जो भी हैं, आप उनको बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे दो या फ्री में दे दो, ठीक है, या बहुत ही लो रेट पे दो, 1-2 रुपए पे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ओके, साथ ही साथ जो एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है या बाकी चीज़ों पे जो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, और वेलफेयर पेमेंट्स। ओके, वेलफेयर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल्स हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स के एग्जांपल है लाइक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडी, वेलफेयर पेमेंट। वेलफेयर पेमेंट में लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ओके, यूए का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं आप उनको घर बैठे बैठे ही पैसा दे रहे हैं मंथली उनके खर्चे के लिए, ठीक है। अगर आप ओल्ड एज पेंशन, OAP का मतलब है ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है, विडो पेंशन, तो ये सारा वेलफेयर पेमेंट है। तो अगर कोई भी सरकार, देखिए लोगों की वेलबींग ही तो बढ़ानी है, साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, ठीक है, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, जैसे कि गवर्नमेंट बेहतर रोड्स, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब बनाए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट लोगों को पीडीएस के थ्रू चीज़ें फ्री में या बहुत सस्ते में दे रही है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज तरीके से चीज़ों को दे रही है, वेलफेयर पेमेंट्स दे रही है, और गवर्नमेंट अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एजुकेशन स्कूल्स, हायर एजुकेशन अगर बना रही है, तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या करती हैं कि जाहिर सी बात है समाज का भला करती हैं, यानी कि वेल बीइंग या जो सोशल वेलफेयर है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह से जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करते हैं तो इसके बड़े ही निगेटिव, बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होते हैं आगे चल के। और एग्जैक्टली इस रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर के रास्ते से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया था श्रीलंका ने। देखिए होता क्या है कि अब देखिए आप ऐसे समझिए कि अगर पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ समय के साथ बढ़ नहीं रहा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर पीडीएस से बांट रही है, सब्सिडी के थ्रू अगर दे रही है, वेलफेयर पेमेंट दे रही है, ठीक है, वेलफेयर पेमेंट मतलब उन लोगों को जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इन सारे चीज़ों को गवर्नमेंट दो तरीके से करती है, या तो बाहर से डेट लेती है, एक्सटर्नल डेट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF से या किसी कंट्री से लोन लेते हैं और उस लोन से हम इन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, या तो कंट्रीज़ मतलब अपने सेंट्रल बैंक से करेंसी प्रिंट कराती हैं और करेंसी प्रिंट कराकर इन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। तो चाहे कोई देश लोन ले चाहे करेंसी प्रिंटिंग करे, ठीक है, अगर करेंसी प्रिंटिंग करते हैं तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेके ये चीज़ें करते हैं और आप प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन आप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स पे फोकस करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं, तो उस देश में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाएगी, सरकार की उन लोन्स को रीपे करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट अपने डेट को रीपे नहीं कर सकती। यही एग्जैक्टली श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो यही था कि श्रीलंका ने अपना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा सब्सिडी और पीडीएस और सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर इंडिया से बेहतर था,
श्रीलंका was a better country in on HDI, Human Development Index. Okay, तो on many indicators श्रीलंका was better country than India, और उसका सबसे बड़ा कारण था रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स, बहुत हैविली उन्होंने एक्सपेंड किया था। नतीजा ये हुआ कि सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सटर्नल डेट हो गया कि वो उसे रीपे नहीं कर पाए। साथ ही साथ उन डेट को रीपे करने के लिए या इन चीज़ों को कंटिन्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग कराया, जिससे इन्फ्लेशन भी श्रीलंका में बहुत हाई हो गया। तो हाई इन्फ्लेशन जिसकी वजह से मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट अपने डेट को रीपे नहीं कर पा रही है तो यानी कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, इसीलिए श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट भी कर दिया और हाई इन्फ्लेशन। तो पूरा फाइनेंशियल क्रम्बल जो श्रीलंका का है वो इसी लार्जली रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स की वजह से हुआ। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कोई देश रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर से अचीव करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी अपने लोन्स के रिपेमेंट को लेके, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने में और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल रखने में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान भी अपने यहाँ बहुत सब्सिडी देता है, वहाँ पीडीएस है और अदर काइंड ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स है, नॉट लाइक दिस बट अदर काइंड्स ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स। तो पाकिस्तान ने भी बहुत हैविली एक्सपेंड किया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया। नतीजा ये है कि आज वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और वो भी अपने लोन्स को रिपे नहीं कर पा रहे हैं। और इन रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स की वजह से आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, मेहनत करने के लिए, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लेके सफ़र कर रहा है और अपने फाइनेंसेस को भी लेके, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्रम्बल कर चुकी है, ठीक है। मतलब उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। तो श्रीलंका और पाकिस्तान, उनकी बेसिकली सिचुएशन इस वजह से हुई बिकॉज उन्होंने अपने यहाँ गरीबी, इनइक्वालिटी और वेलबींग, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए और वेलबींग को अचीव करने के लिए लार्जली रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स पे रिलाई किया। यानी आप समझ गए कि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर से अचीव करने का प्रयास करते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। उसका नतीजा ये होता है कि एक समय के बाद सरकार पे इतना लोन होता है कि वो उसे चुका नहीं सकता और करेंसी वो इतना प्रिंट करते हैं कि हाई इन्फ्लेशन होता है। यानी सस्टेनेबल मॉडल क्या है ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन with participation of people which lead to employment generation, and when people will get their share, get their income or benefits as per their contribution, their well-being will increase। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, ठीक है। लेट्स सी देम। अब देखते हैं। अब आई थिंक लेक्चर लंबा हो गया तो अब इसको बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ के देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट होता है इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, और दूसरा होता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। स्लाइड्स को थोड़ा नीचे करते हैं, ओके, ठीक है। यानी अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, यानी अगर आपको प्रोडक्शन पीपल पार्टिसिपेशन से करना है, तो अगर लोगों को प्रोडक्शन में लगाना है तो कैसे, लोग उसके लिए काबिल भी तो होने चाहिए, उसके लायक तो होने चाहिए। यानी अगर लोगों से प्रोडक्शन करानी है, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कराना है, तो लोगों में वो स्किल सेट भी होना चाहिए। तो यानी हमें लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो वी हैव टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ पीपल। वो कैसे होगा, हमें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अपने लोगों को बेटर एजुकेशन देते हैं, ठीक है, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। अगर देश में अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगा, तो अगर वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है,
वोकेशनल एजुकेशन मतलब ऐसा एजुकेशन जो आपको कुछ छोटे मोटे काम करने के स्किल्स देता हो, लाइक कारपेंट्री, लाइक वेल्डिंग, ठीक है, मेटलर्जी और बाकी जो भी चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट जो भी हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए आपके देश में, अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होना चाहिए। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ का लाइक रोड, सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटी, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर विमेन, ठीक है। तो अगर हमें पार्टिसिपेट कराना है तो विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन हेल्थ, हमें देखना होगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम से कम हो, ठीक है, फीमेल्स को मैटरनिटी रिलीफ मिले, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जिनको, ठीक है, और अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, अगर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं तो उनके तहत भी हम लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अगर हमारे देश में चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, यानी कि मेक इन इंडिया, यानी कि बाहर से हम कमोडिटीज़ या सर्विसेज को इंपोर्ट करने के बजाय जो भी बाहर के फर्म्स हैं उनको इंडिया में इनवाइट करें और हम उनको बोलें हम आपको टैक्स रिबेट्स देंगे, हम आपको बेनिफिट्स देंगे, हम आपको लैंड देंगे, ठीक है, और हम आपको टैक्स सेलिंग से मतलब टैक्स से बाहर रखेंगे कुछ सालों तक। तो इस तरह के बेनिफिट्स देकर अगर हम उन कंपनीज़ को इंडिया में बुला के मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, यानी मेक इन इंडिया। दूसरा क्या है कि अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, स्टार्टअप कल्चर को, कि स्कूल्स कॉलेज मतलब हायर एजुकेशन, बीटेक कॉलेज और जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं अगर वो स्टार्टअप्स करते हैं तो उनसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना। तीसरा, इंक्रीज सपोर्ट टू एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज का मतलब है मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, ठीक है, यानी जो छोटे मोटे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे टर्नओवर की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। और ज़्यादातर एमएसएमईज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और ज़्यादातर जॉब्स इन्हीं एमएसएमईज से क्रिएट होता है। तो ज़्यादातर एमएसएमईज क्या होती है कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, ठीक है। तो एमएसएमईज को अगर हम सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज को बढ़ावा देते हैं, अगर हम इनको टैक्स रिबेट्स देते हैं, ठीक है, या हम इनको टैक्स से बाहर रखते हैं या इनके प्रोडक्ट पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम लगाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज उभर कर आएंगी, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर चौथा क्या कह सकते हैं हम कि इंक्रीज सपोर्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ठीक है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो लेदर इंडस्ट्री है या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये सब हाईली लेबर इंटेंसिव है, तो गवर्नमेंट को उन चीज़ों का बढ़ावा देना चाहिए बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। और उसके बाद फाइनली आता है गवर्नमेंट की मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस और सबसे कॉस्टली प्रोग्राम, वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या योजना जो भी कह लें, ठीक है। ये लाया गया था, मनरेगा लाई गई थी अंडर द स्कीम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी को ख़त्म करना है और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, उसके लिए मनरेगा लाई गई थी, जिसमें कि इंडिया के हर हाउस होल्ड को ये गारंटी दी गई थी कि इंडिया के हर हाउस होल्ड के एक एडल्ट मेंबर को एटलीस्ट वन एडल्ट मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया विल हैव अ जॉब फॉर एटलीस्ट 100 days, ठीक है,
हाउस होल्ड के कम से कम एक एडल्ट मेंबर को 100 दिन की रोज़गार की गारंटी मिली थी मनरेगा के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत लोग विलेज एरियाज़ में रोड्स बनाना, लाइक कैनाल्स बनाना, रिवर के एम्बैंकमेंट्स को बनाना, या फील्ड्स को, वेस्ट लैंड्स को फर्टाइल लैंड में क्रिएट करना, या इस तरह के जो भी माइनर एक्टिविटीज़ थी उन चीज़ों के तहत ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता और लोगों की इनकम बढ़ती और फिर फाइनली उनका वेलबींग बढ़ता। तो ये कुछ हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी था, नो डाउट, पर आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। देखिए, हमने सबसे पहला फ़र्क देखा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, और हमने बहुत ही हॉलिस्टिक डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ, कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बट इट शुड हैपन विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और जो भी उस प्रोडक्शन से इनकम या जो भी बेनिफिट क्रिएट होगा वो लोगों को अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनकम मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, और इससे लोगों की वेलबींग बढ़ेगी बिकॉज वो अपने लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो खरीदेंगे। गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू होगी इंक्रीज इन प्रोडक्शन से, तो गवर्नमेंट भी अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर या सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या अंतर है। हमने ये देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बिना पीपल पार्टिसिपेशन के अचीव की जा सकती है। यानी अगर कोई सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स पे फोकस करती है, लाइक पीडीएस, सब्सिडी, वेलफेयर पेमेंट्स या ग्रेटर मोर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, तो इन रास्तों से सरकार सोशल वेलफेयर या वेलबींग कर सकती है बिना लोगों के एम्प्लॉयमेंट के, बिना लोगों के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किए। लेकिन ये जो मॉडल होता है ये हमेशा नॉन सस्टेनेबल मॉडल होता है, बिकॉज सरकारें ये चीज़ें अचीव करती हैं बाई टेकिंग ह्यूज डेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज़ लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और सम अदर फ्रेंडली कंट्रीज़, और अपने यहाँ भी करेंसी प्रिंट, मतलब गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक से करेंसी प्रिंट कराती है और इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्स सक आउट करके इन चीज़ों के लिए डाइवर्ट कर देती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी ख़राब होता है, यानी उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ख़राब होती है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है तो वो डेट डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हाई करेंसी प्रिंटिंग से हाई इन्फ्लेशन होता है। और अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो ये हॉलिस्टिक है। यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है, अनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल होता है, वेल बीइंग भी सस्टेनेबल होता है, और गवर्नमेंट की भी लगातार रेवेन्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो गवर्नमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू बढ़ेंगी और फिर गवर्नमेंट का सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ अगर किसी देश को, किसी इकॉनमी को करना है तो उनको दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अपने ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप बेहतर एजुकेशन दो, बेहतर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वोकेशनल एजुकेशन दो, विमेन एम्पावरमेंट करो, ठीक है। विमेन पावरमेंट मैंने लिख दिया पर इसको आप विमेन एम्पावरमेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ फीमेल। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इंपोर्ट करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर कीजिए, दैट इज़ मेक इन इंडिया। स्टार्टअप कल्चर्स को डेवलप करिए, MSMEs को ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट दीजिए। मनरेगा यानी कि पावर्टी एलिविएशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंतर्गत मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना, और अदर प्रोग्राम्स लाइक इसके बाद जो दूसरा एम्बिशियस प्रोग्राम है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। तो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।